नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी कि नया नाथ किसका साथ। जी हां, कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेनतीजा रही। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन सकी और जैसी उम्मीद थी कि अब आला कमान नेता प्रतिपक्ष तय करेगा। लेकिन इस बैठक में गौर करने वाली बात यह रही कि कमलनाथ ही इसमें शामिल नहीं हुए। दिग्विजय सिंह भी बैठक से जल्दी निकल गए, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है और कमलनाथ के बैठकों में शामिल नहीं होने पर सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब भी कांग्रेस की कोई अहम बैठक होती है तो कमलनाथ उसमें शामिल क्यों नहीं होते। क्या विधानसभा चुनाव में मिली हार से भी कमलनाथ कोई सबक नहीं लेना चाहते? और सवाल तो ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए आला कमान किसे चुनेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की बैठक में नहीं बनी बात। बैठक में शामिल नहीं हुए कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर नहीं बनी सहमति। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने ली चुटकी। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की, लेकिन इसके बावजूद बैठक में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी। इतना ही नहीं, विधायक दल की बैठक में खुद कमलनाथ शामिल नहीं हुए तो दिग्विजय सिंह महज औपचारिकता पूरी कर बैठक से जल्दी चले गए। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव बैठक में पास किया और नेता प्रतिपक्ष का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया। विधायक दल की बैठक में हमारे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से आए थे और उनके साथ ये एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम सब मिलकर हाई कमांड के ऊपर छोड़ते हैं, वो फैसला करे कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा। किसी का नाम नहीं चल रहा है, जिसका नाम हाई कमांड तय करेगा उसका चलेगा। अब ये उनसे पूछिए, मैं क्या बताऊं। इधर बैठक में कमलनाथ के शामिल न होने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि विधायक दल के लिए अलग नियम है तो कमलनाथ के लिए अलग नियम। इतना ही नहीं, कमलनाथ के रिटायरमेंट की चर्चा पर भी बीजेपी ने कहा कि उनका रहना हमारे लिए शुभ है। यही आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति बन गई कि कांग्रेस के नेता को ही हटा दिया और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर रहे हैं। और कांग्रेस में हर गुट का अपना एक नेता प्रतिपक्ष है। हम 3-4 लोगों को रिटायर करना भी नहीं चाहते। राहुल गांधी जी को, दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी के लिए हमारे लिए शुभ है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, लाइफ टाइम राजनीति करें। कमलनाथ का बैठक में ना पहुंचना कोई नई बात नहीं। विधानसभा के चुनाव में भी वो ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, लिहाजा कांग्रेस को प्रदेश में करारी हार मिली। और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी कमलनाथ का कांग्रेस की बैठकों में न आना पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और आने वाले दिनों में क्या बिना कमलनाथ के पार्टी कोई रणनीति तय कर पाएगी या फिर से वो तैयारियों के मामले में बीजेपी से पीछे जाएगी, ये सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जब कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सदन की कार्रवाई में बैठकर करूंगा क्या, मैं यहाँ झूठ सुनने नहीं आया हूँ। बाद में कहते हैं जब हार जाते हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। विधायक दल की बैठक होती है, वो खुद बुलाते हैं और कहते हैं कि रायशुमारी होगी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर, लेकिन खुद गायब हो जाते हैं और छिंदवाड़ा में कहते हैं कि मैं यहीं रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। तो संदेश क्या देना चाह रहे हैं, संदेश किसको देना चाह रहे हैं? या तो जब नहीं छोड़ना है तो फिर बैठक में जाइए, और जब छोड़ना है तो फिर जो छोड़ना है छोड़ दीजिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दीजिए जिसके वो दावेदार माने जा रहे हैं, अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए, और या फिर विधानसभा से अपनी सदस्यता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बैठना तो पड़ेगा ना, एक फॉर्मेलिटी के लिए सही कम से कम कि इतनी उपस्थिति आपकी ज़रूरी है। देखिए, इस समय होड़ मची हुई है कि मध्य प्रदेश का पर कौन, तो मुझे ये लगता है कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति वो इस दुविधा में है कि दिल्ली जाएं तो क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में रहेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी कोई संभावना तो बड़ी लंबी चौड़ी दिख नहीं रही है।
और मध्य प्रदेश में भी अब तो विपक्ष में आ ही गए और वो भी बहुत कम विधायकों के साथ आए। पहले से तो 25-30 विधायक घट गए। तो ऐसी स्थिति में बहुत कोई इम्प्रेशन वाला मामला नहीं बचता। तो नेता प्रतिपक्ष बन के भी क्या ले लेंगे और क्या कर लेंगे, तो किसी युवा को कमान दी जाने की स्थिति मुझे लग रही है। अगली बात ये है मनोज जी कि कांग्रेस में तो एक लाइन का ही प्रस्ताव होता है। ये रायशुमारी और ये सब तो केवल औपचारिकता का वाला मामला रहता है, इसमें तो सब होता ही है। हमने तो मुख्यमंत्रियों वाले मामले में भी यही देखा था कि, पर भाजपा और कांग्रेस में एक अंतर तो अब इस बार साफ दिख रहा है कि भाजपा में वहां से चिट्ठी आई है और यहाँ से जो है एक चिट्ठी गई है कि भाई आपको अधिकृत कर रहे हैं, आप बता दीजिए। वहां तो अधिकृत करो ना करो, वो तो ऑलरेडी अधिकृत है। तो इसलिए इन दोनों में एक बेसिक अंतर है। तीसरी बात मुझे ये कहना है कि कमलनाथ जी अब इस दुविधा में भी हैं, जैसा कि हमने अंतिम चरण में बात कही आपने कि छिंदवाड़ा में रहना पसंद करेंगे। मैं तो छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बीजेपी टारगेट है छिंदवाड़ा। अमित शाह जी जो है वो बराबर छिंदवाड़ा में सक्रिय रहेंगे आने वाले समय में। उनका मिशन है कि छिंदवाड़ा इस बार बीजेपी जीते। ये अलग बात है कि जो वर्तमान में नई परिस्थितियां बनी हैं और उन परिस्थितियों में क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री जी के सामने कई चुनौतियां रहेंगी। तो उसमें क्या स्थितियां बनती है कि छिंदवाड़ा कांग्रेस जीत पाती कि नहीं जीत पाती, और कौन सी सीटें जीत पाती कि नहीं जीत पाती। क्या भाजपा 28 की जगह 29 बढ़ा रही है या 28 की जगह 22 पे आ रही है। तो ये सब चीजें बिल्कुल समझने की रहेंगी। और वर्तमान परिस्थितियों में तो सारी चीजें कुछ भी संभव है। तो ऐसे में कमलनाथ जी की रणनीति क्या बनती है ये देखने वाली होगी। लेकिन ये बात तय हो गई है कि अब किसी युवा नेता को, क्योंकि कमलनाथ जी के नाम पर सहमति बनाना होती तो बन गई, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो असहमति थी और अब हाईकमान ये लाइन जारी करेगा कि अमुक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है। जी, तो ब्रजेश जी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन के आते हैं तो खुद ही स्वयंभू दावेदार हो जाते हैं मुख्यमंत्री पद के, मोहर लग जाती है। जब सरकार गिर जाती है तो वो अध्यक्ष पद के साथ वो खुद ही नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। बाद में जब चुनाव में जाते हैं तो वो खुद ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो जाते हैं। तो अब पेच का फंस गया है कि अब ये कहना पड़ रहा है कि भैया नेता प्रतिपक्ष दिल्ली से तय होगा, हालांकि होता वहीं से। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए शायद उन्होंने कन्नी काट ली हो कि शायद उनको भी आला कमान का संदेश मिल गया होगा। लेकिन जो बीजेपी के नेता थे वो हिम्मत नहीं दिखा पाए, लेकिन ये कांग्रेस है तो कमलनाथ ने ऐसे करके दिखा दिया कि भैया अब जब आला कमान को ही तय करना दिल्ली से तो मैं रहकर करूँगा क्या। मुझे लगता है मनोज जी जिस तरह से करारी हार हुई है कांग्रेस, उससे अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। जो बैठक होने वाली थी उससे एक दिन पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष है अजय सिंह, उनका बयान आता है कि जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष का चयन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वोटिंग भी करेंगे हम लोग। मतलब कांग्रेस में चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। तो शायद ये जो वजह है जो बता रहे हैं कि संभावना तलाश रहे हैं कमलनाथ के मध्य प्रदेश में रहें, जैसा कि शर्मा जी ने कहा, या दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली में कुछ है नहीं आज की तारीख में। मध्य प्रदेश में रहना पसंद करेंगे और अब उनको लग रहा है कि बगावत हो जाएगी, तो इसलिए वो बैठक में भी नहीं आए। और बैठक में नहीं आके वो एक बार फिर संदेश दे गए मनोज जी कि वो संगठन से बड़े हैं, पहले भी बैठकों से दरकिनार कर गए। जब दो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, विधायकों से बात करने आ रहे हैं, तो विधायक के नाते उनको मौजूद होना चाहिए था। जबकि आज अधिसूचना जारी हो गई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। जबकि जी आज अधिसूचना जारी हो गई कि 18 दिसंबर से सदन शुरू होगा, विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर कृतज्ञता प्रस्ताव भी आएगा, चर्चा भी होगी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तो आपको तय करना है, लेकिन हाईकमान तय करेगा। यदि मान लीजिए हाईकमान को तय करना थी तो हमने देखा एक हाईकमान चिट्ठी भेज रहा है। मध्य प्रदेश में दो बार ऑब्जर्वर को आने की क्या जरूरत थी जब आप रायशुमारी नहीं कर रहे हैं। अजय सिंह का बयान हमने दिखाया अपने दर्शकों को, वो कह रहे हैं कि बैठक हुई थी, विधायकों को बुलाया था, तमाम जगह से विधायक आए, इतना खर्च करके आए, डीजल पेट्रोल जलाकर आए, यहाँ रुके और एक लाइन का प्रस्ताव हुआ कि हम ये निर्णय हाईकमान पर सौंपते हैं कि वो जिसे चाहे नेता प्रतिपक्ष बना दे। तो रायशुमारी तो आपने की नहीं। इससे बेहतर होता कि आप हाईकमान की चिट्ठी लेकर आ जाते, और जब वो कहते कि साहब हमने हाईकमान पे छोड़ दिया तो कहा हाईकमान ने तो ये नाम भेजा है, तो एक बार में ही सब कुछ फैसला हो जाता। आपको ये सब कवायद करने की जरूरत नहीं थी। ये फॉर्मेलिटी करने के पीछे क्या संदेश था आपका? मतलब कुछ करना जानना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक बताना है कि साहब हाँ रायशुमारी करने आए हैं, विधायकों से बात करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होते हैं वो सारे उपक्रम कर रहे जा रहे हैं। हाँ, तो ये सिर्फ उपक्रम करे जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि देखिए साहब हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, लेकिन हमारा जो विरोधी दल है वो तो एक चिट्ठी पर काम करता है। चिट्ठी देना या
हाईकमान द्वारा तय करना। बात तो एक ही है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आपके यहाँ भी नहीं हुई। यदि हुई होती तो आज आप रायशुमारी करते, विधायकों से पूछते किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं, 1 to 1 कर लेते, आपको पता चल जाता कि आप जो जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ उनके बारे में क्या कहना है। क्योंकि जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह से हार हुई है, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। और अब कांग्रेस में घमासान ना हो जाए, इस वजह से वो घर बैठ गए और हाईकमान पर छोड़ दिया। हाईकमान मुझे लगता नहीं है कि कोई वैसा साहसी निर्णय ले पाएगा जैसा बीजेपी ने लिया है। हाईकमान आज भी जो कमलनाथ चाहेंगे या तो वैसे निर्णय होगा, और शायद ये निर्णय सबको पता है, दिग्विजय सिंह को भी पता है, इसलिए उन्होंने भी कहा समय क्यों बर्बाद करें। अब कमलनाथ को सोचना है, जो पिछली बार कह रहे थे कि सदन में बकवास होती है, सदन में समय बर्बाद करने कौन जाएगा, तो क्या झूठ सुनने कौन जाएगा, तो वो नेता प्रतिपक्ष बन के सदन में सार्थक चर्चा करेंगे, सरकार को घेरेंगे, या कोई ऐसा नेता प्रतिपक्ष देंगे जिसको सदन में बर्बाद होने का समय ना हो, ये कहे कि समय में सदुपयोग करे, जनता की बात उठाए, चौकीदारी करे, सरकार को घेरे। या ऐसा नेता प्रतिपक्ष देगी कांग्रेस जो सिर्फ कठपुतली बन जाए या सदन में उपस्थित ना हो उतना समय। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी समय है, ऐसा नेतृत्व देना चाहिए, ऐसा नेता प्रतिपक्ष देना चाहिए जो मुकाबला कर सके, अगली पीढ़ी तैयार हो सके, जो चुनाव में जाए, एक फेस बन सके, सरकार को घेर सके। नहीं तो वही ढाक के 3 पात जो हाल 2023 में हुआ है वो आगे भी होगा, हो सकता है और गिरावट आती जाए और हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल बनते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए देख लें। तो उसकी उपजाऊ जमीन है आज की तारीख में, बंजर नहीं हुई है, लेकिन जो कांग्रेस के हरकतें हैं वो लगातार उसको बंजर करती जा रही है। शर्मा जी, हमने देखा कि 2 घंटे से कम वक्त में बैठक चली, दोनों ऑब्जर्वर जो आए थे प्रदेश प्रभारी हो, उन्होंने अपनी बात भी रख ली, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने विधायक से 1 to 1 भी कर लिया। तो 61 विधायक मौजूद थे 63 में से, तो अगर एक को मतलब 2 मिनट का भी समय नहीं मिला होगा इस हिसाब से, तो फिर ऐसा 1 to 1 भी किस काम का? क्योंकि 2 मिनट में तो आदमी का परिचय पूरा हो जाता है कि मैं फलाना हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र से जीता हूँ, पहली बार का हूँ, दूसरी बार का हूँ, या इसके कारण मुझे टिकट मिला था, या इसके कारण मैं हारने की कगार पे था, या इसके कारण मैं जीत पाया। उतने में 2 मिनट खत्म हो जाते हैं, उसमें 1 to 1 भी कर लिया। बड़ी फास्ट वर्किंग है कांग्रेस की। तो जनता ने भी तो फास्ट कर दिया। इसलिए जो है सारी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हुई जा रही हैं, और उनको अनुकूल करने के प्रयास होना चाहिए, वो भी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, सुरजेवाला साहब जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले तो है ही नहीं, वो तो खुद ही चुनाव हार गए थे 2 बार विधानसभा में। तो इसलिए कोई यदि योग्य और पुराने अनुभव, लेकिन जब वो कर्नाटक के प्रभारी थे तो जीत का श्रेय उनको भी दिया गया कि इनकी रणनीति थी। अब वो ज्यादा मतलब बोलने वाले व्यक्ति है ना, तो इसलिए जब बोलने वाले से हमेशा कोई न कोई डरता है कि यार ये मुखर आदमी है तो इसका नाम ले दो, अच्छा है, खल पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थितियां हैं, वो कांग्रेस बहुत कुछ गेन कर सकती है अभी, क्योंकि अभी आपके सामने मनोज जी 2 चीजें बहुत साफ हैं, उनको यदि कांग्रेस समझेगी तो मुझे लगता है उसको काफी बेनिफिट होगा। पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा है, उनके पास ऐसा प्रशासनिक अनुभव नहीं है जैसा कमलनाथ जी के पास था और मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्हें यह अनुभव था कि किस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन समग्र राजनीति, बड़ी राजनीति, जिसको अब केवल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की नहीं, आप जब पूरे प्रदेश की 230 विधानसभाओं की जब आप चर्चा करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, फिर आपने राजनीतिक परिस्थितियों को भी झेलना है, कानून व्यवस्था को भी झेलना है, आर्थिक विषमताओं को भी झेलना है, तो इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में विपक्ष के शक्तिशाली होने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत अवसर है, पार्लियामेंट के चुनाव के लिए भी इसके कारण अवसर बनेंगे, क्योंकि अब अगले महीने लाडली बहना के लिए फिर यदि पैसा आएगा तो 1500-1800 करोड़ रुपए चाहिए। तो 1800 करोड़ रुपए यदि हर महीने देते जाएंगे आप और बाद में और चीजों पे देने जाएंगे तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके प्रबंधन के लिए देखा आपने, आज भी समझ लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि भाई राजस्व बढ़ाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अब आपने जितनी घोषणाएं, मैं आपको आपके चैनल पर आप और हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल, कि शिवराज जी ने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो रोएगा बैठ करके, क्योंकि उनके लिए आर्थिक व्यवस्थाओं को मीट आउट करना बड़ा काफी कठिन काम हो जाएगा। तो जब सत्ता पक्ष के लिए विषम परिस्थितियां बनेंगी, उसका लाभ हमेशा विपक्ष को मिलता है। तो आज विपक्ष लाभ लेने की बजाय जिस तरह बिखरी बातें कर रहा है, जिसलिए गुटबाजी की बातें कर रहा है, उसके कारण तो आने वाले समय में जो गेन करने की स्थिति बन रही है वो भी करने पाने में कठिनाई आ जाएगी। और अभी आज ये देखिए कि मध्य प्रदेश फिर भी टक्कर देने वाला राज्य है, राजस्थान तो 1 by 1 वाला है, छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित हार हो गई। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अनुभवी नेता जो अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं वो
और केंद्रीय नेतृत्व के जो अनुभवी नेता आकर के यदि तालमेल बैठता है ना, तब मुझे लगता है कि कांग्रेस को गेंद जैसी स्थिति निर्मित होगी। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो संख्या बल की बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के कितने सदस्य हैं, लेकिन जब सत्र होता है तो हम देखते हैं कि मार्शल को उनको बाहर फिकवाना पड़ता है। वो ऐसी असहज स्थिति पैदा कर देते हैं मुख्यमंत्री और सरकार के सामने। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब वो इतनी इससे ज़्यादा संख्या थी तब भी हम ऐसे दृश्य देख नहीं पाए विधानसभा में। और यहाँ तो हम उल्टा देखते हैं कि यदि उनका विधायक कोई मुद्दा उठा रहा है तो नेता प्रतिपक्षी उससे कन्नी काट जाते हैं, वही ललकार देते हैं। बहुत सारे लोग वॉकआउट कर जाते थे, नेता प्रतिपक्ष वही बैठे नजर आते थे। नहीं, आप देखिए ना, जीतू पटवारी साहब ने जिस तरह से सदन में उसको बोला, वो उनको जो है वहीं की वहीं डांट दिया गया सदन में। तो ये तो अब देखिए, आपसी टकराहट और गुटबाजी जो है वो तो हमें मालूम है कि कांग्रेस की समस्या है। लेकिन इन सबके बावजूद भी जब बड़े नेता हैं, यानी कि अब तो अजय सिंह राहुल भैया भी आ गए सदन में दोबारा जीत करके, और उनके पास नेता प्रतिपक्ष का अनुभव है। इसके अलावा बाला बच्चन भी अब तो सीनियर हो गए पहले, और जिनसे डर रहता है चौधरी राकेश सिंह चुनाव हार भी गए। हाँ, जिनसे डर रहता है वो हार भी गए। तो अब कुल मिलाकर के और नारायण त्रिपाठी भी नहीं है कि सदन में आमना सामना होता तो क्या परिस्थिति बनती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए जिस प्रकार की मेहनत करना चाहिए वो मेहनत दिखाई नहीं दे रही है। और विधायक दल की बैठक में आप 4 आरोप सरकार पर लगाते ना, और उसके बाद जो है आप कह देते हमने हाईकमान को भेज दिया, तो समझ में आता है। 1 to 1 के नाम पर आपने ये दिखावा कर दिया कि हमारा 1 to 1 हो गया। तो क्या 1 to 1 का मतलब क्या होता है? हम लोग तो 1 to 1 का मतलब अलग समझते हैं। अब उनके यहाँ 10-12 विधायक एक साथ चले गए और 1 to 1 हो गया तो बात अलग है। उनके यहाँ किस तरह का 1 to 1 हुआ। और एक बात आप बताइए कि क्या रणदीप सुरजेवाला साहब को ये सब बताने की आवश्यकता है क्या कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? उन्होंने तो खुद चुनाव लड़वाया है, खुद जीतने हार को नजदीक से देखा है। उन्हें ये मालूम है कि कौन से क्षेत्र में क्यों हार गए और कौन से क्षेत्र में क्यों जीत गए। उनको ये मालूम है कि हमारे पास। आपको लगता है उनको मध्य प्रदेश का क्षेत्र पता भी होगा कि मालवा किधर है और बुंदेलखंड किधर है और बघेलखंड किधर है और विंध्य कौन सा इलाका है? लेकिन उनको ये तो पता होगा कि जीतती बाजी हारते कैसे। नहीं, उनको तो हरियाणा का मालूम है। बिल्कुल, वो तो 2 बार से हरियाणा में देख चुके हैं ये। हाँ, वो सब जीतती बाजी हारते हुए देखने का उनका अनुभव पुराना है। और वो तो खुद अपना विधानसभा का चुनाव देख चुके थे भाई, एक उपचुनाव उन्होंने। और ये भी इत्तेफाक है कि उनकी एक और निकटतम सहयोगी कुमारी शैलजा पड़ोस की छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। हाँ, और वहाँ भी कांग्रेस में जूतों में दाल बट रही, जो मुहावरा कहते हैं वो स्थितियां हैं। हाँ, तो शैलजा पर आरोप लग रहे हैं। यहाँ को कम से कम सहूलियत है कि कांग्रेस के किसी नेता ने आरोप नहीं लगाया रणदीप सुरजेवाला पे। यहाँ ईवीएम पे लग गया ना पहले। जी शर्मा जी, अब 2 आरोप थोड़ी लगा सकते हैं। एक लगा दिया, एक लगाने के बाद जो है अब क्या जरूरत है दूसरा आरोप लगाने की। अच्छा, एक बात बताइए, मान लो ये हार भी गए तो इनसे पूछेगा कौन? क्योंकि कौन पूछेगा? कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिसके पास इतनी अकूत धन दौलत है और वो जो है चुनाव के लिए चंदा कराने की हैसियत रखते हैं, तो उनसे कौन पूछेगा कि तुम्हारे राज्य में क्यों हार गए? उनसे कौन पूछेगा कि आप नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? उनको कौन पूछेगा आप बैठक में क्यों नहीं आए? किसकी स्थिति है? हाईकमान जब खत्म हो जाता है मनोज जी, उस समय आप ये मान लीजिए तो कि नेताओं के लिए पोबारा हो जाती है। कांग्रेस का तो हाईकमान खत्म है। अब ये यही नहीं मालूम कि इनने खड़गे साहब के लिए ये प्रस्ताव पारित किया या सोनिया राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया। तो हाईकमान कहाँ है? बीजेपी में तो सबको मालूम है कि हाईकमान का मतलब 2 लोग होते हैं, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी अध्यक्ष हाईकमान है कि नहीं है, ये भी प्रश्न उठता है। तीसरे फोटो फ्रेम में रहते हैं लेकिन वो है कि नहीं पता नहीं। इसलिए जो है हाईकमान कौन है भैया? पहले ये तो बता दो कि आपने हाईकमान को आदेशित रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है कि आप नामांकन कर दीजिए, तो हाईकमान है कौन? मतलब खड़गे जी है क्या? अभी वो फ्रेम में है लेकिन है नहीं। या मध्य प्रदेश के हिसाब से उन्होंने कहा कमलनाथ हाईकमान है, उनको बता दिया कि भैया ठीक है अब आप देख लो। यही मैं आपसे सुनना चाहता था, क्योंकि कमलनाथ जी अपने आप नहीं, ये तो विधायक बताएंगे उनके। मैं तो केवल अनुमान लगा रहा हूँ भाई। जब आप बताइए कि हाईकमान हमेशा जो है सीएम इन वेटिंग की घोषणा करता है। यहाँ तो हाईकमान को बाद में मालूम चला कि सीएम इन वेटिंग कमलनाथ जी ने घोषित कर दिया है खुद को। तो एक अपने घर में बैठक बुलाओ और आप ही अपने आप को घोषित, इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है? नहीं, दूसरे हाईकमान भी थे, उनका जिक्र नहीं किया आपने, जिनने टिकट घोषित कर दिए थे दिल्ली से पहले। हाँ, तो वो तो उनके भाई आदेश हुआ था ना कि आप ऐसा घोषित कर। तो ब्रजेश जी, शायद कमलनाथ को ये पता था कि मेरी मर्जी से टिकट बटे हैं, जो जीते ज्यादातर मेरी लोग हैं, 1 to 1 कर भी लोगे, राजकुमारी कर भी लोगे, तो मुझसे बाहर जाएंगे नहीं, और जाएंगे और किसी बाहर को चुन भी लेते हो आप तो वो क्या चलने देंगे उनको? ये भी एक बड़ा सवाल। तो बड़ी बात नहीं है कि यदि 1 to 1 करते, रायशुमारी करते या वोटिंग होती तो कमलनाथ भी हार जाते।
इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गोपनीय मतदान करा लीजिए कांग्रेस में, आज की तारीख में कोई उनको नेता नहीं चुनेगा। उनके ही जो कुछ लोग थे उनमें से बहुत सारे तो हार गए हैं, 2-4-6 ही हैं। मुझे नहीं लगता है, शर्मा जी मेरी बात से सहमत होंगे कि अभी इतना बहुमत है विधायक दल में कमलनाथ जी का कि वोटिंग के आधार पर उनका चयन हो जाए। वोटिंग के आधार पर तो हार जाएंगे, वोटिंग के आधार पर तो वही जीत सकता है जिसको दिग्विजय सिंह का समर्थन हो। यदि कमलनाथ को समर्थन नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर उनकी हार तय। वो टिकट भले ही उन्होंने घोषित किए हो मनोज जी पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि कमलनाथ का अपना समर्थक पूरे मध्य प्रदेश में 230 में मिलेगा ही नहीं आपको। छिंदवाड़ा से अलावा यदि हम बात करें महाकौशल की तो कुछ पॉकेट्स की बात कर लें तो कमलनाथ जी अभी मध्य प्रदेश में भले ही वो मुख्यमंत्री रह चुके हों 15 माह और लगातार प्रदेश अध्यक्ष हों, वो प्रदेश के नेता नहीं बन पाए, कांग्रेस के नेता नहीं बन पाए, उनके ऐसे समर्थक नहीं है। तो आप देखिए उनको टिकट बदलना पड़े, जहां दिग्विजय सिंह ने कहा कई टिकट उन्होंने बदले हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कमलनाथ जो चाहते हैं वो चाहते हैं आला कमान की ताकत के बल पर। वो इतने बड़े नेता हैं, दिल्ली में वो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहलाते हैं। इस वजह से कांग्रेस उनके खिलाफत नहीं कर रही है, और जिन्होंने कुछ खिलाफत करने की कोशिश की उनका हश्र देखकर अभी कोई बागी तेवर नहीं दिखा रहा है। यही यदि ऐसी परिस्थिति नहीं होती तो बागी तेवर दिखाए जाते। और मैं कह रहा हूं, फिर दावे के साथ कह रहा हूं, शर्मा जी से सहमत होंगे कि वोटिंग करा लीजिए, कमलनाथ जी हार जाएंगे। लेकिन इतनी हिम्मत है, सवाल तो यही है ना। सवाल तो यही है, लेकिन यदि अजय सिंह राहुल भैया एक दिन पहले कह रहे हैं कि हाँ नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, वोटिंग होगी तो हम वोटिंग करने के लिए भी तैयार हैं, तो ये संकेत साफ हैं कि आप चुनौती दे रहे हो। शायद यही चुनौती हो, यही वजह हो, ये डर हो कि उन्होंने कहा कि नहीं नेता प्रतिपक्ष का चयन। लेकिन आप देखिए ना, विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह की अलग अलग चुनौती आई थी। जब ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री पद के घोषित दावेदार कमलनाथ है, तब अजय सिंह की तरफ से ही बयान आए थे। हमने देखा जीतू पटवारी की तरफ से बयान आए, अरुण यादव की तरफ से बयान आए, और जिस तरह से उमंग सिंगार ने सक्रियता दिखाई कि जैसे ही हार हुई नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में दिग्विजय सिंह की जो आलोचना करते थे, माफिया कहते थे, उनके दरवाजे पे पहुंच गए। तो ये कांग्रेस में चल रहा है मनोज जी, तो निश्चित तौर पर आलाकमान तक ये बातें गई होंगी और शिकायतें हुई होंगी। शायद यही वजह है कि निर्णय नहीं हो पाया और कमलनाथ जी आए नहीं। कमलनाथ जी को लगा कि मैं आऊंगा मेरे सामने ही मेरी फजीयत ना हो जाए, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, बहुत संभव है। तो शर्मा जी फिर रास्ता क्या? आला कमान पे तो छोड़ दिया है, आला कमान के पास क्या रास्ता है? नहीं, आला कमान की तरफ से जब पत्र आएगा ना, तब हम मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में एक नया उबाल देखेंगे। देखिए, जैसा अभी ब्रजेश जी ने कहा, मैं इस बात से सहमति देता हूं कि कमलनाथ जी वोटिंग करा करके तो नहीं बन सकते। उसका कारण क्या है कि देखिए, मालवा अंचल में दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव ज्यादा है कमलनाथ जी की बजाय। बिल्कुल, आप देख लीजिए, ग्वालियर चंबल अंचल में जो लोग जीत करके आए हैं उनमें भी प्रभाव नेचुरली जो है दिग्विजय सिंह जी का है। आप विंध्य क्षेत्र को देख लीजिए, राहुल भैया और बाकी जो लोग जीत करके आए वो सब उन्हीं की तरफ से हैं। तो कमलनाथ जी के पास तो महाकौशल क्षेत्र के जो लोग हैं वो एक दो छुट्टे छुट्टे कहीं कहीं होंगे वो। तो इन सारी परिस्थितियों में केवल हाईकमान के हस्तक्षेप से ही कमलनाथ जी का या कमलनाथ जी खुद या कमलनाथ जी का कोई खास व्यक्ति जो है नेता बन सकता है। लेकिन जहां तक अनुभव का और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझ करके राजनीति करने का, वो सबसे बड़ा अनुभव इस समय राहुल भैया के पास है। तो इसलिए जो चांसेस बनते दिख रहे हैं वो उनके पक्ष में जा रहे हैं। और वो सरकार को घेरने में पिछली बार सफल भी रहे थे। वो तो वो जो राकेश जी ने अपना राजनीतिक जीवन खराब कर लिया दल बदल करके, फिर वो इधर चले गए, उधर चले गए, उधर वो सिंधिया जी के नाम पर चले गए। लेकिन इतना था कि उन्होंने अपने छोटे भाई को विधायक जरूर बनवा लिया था। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का नया नाथ कौन होगा, खासतौर से विधानसभा की हम बात करें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में, क्योंकि आपको ऐसा आदमी चाहिए होगा कि संख्या बल कम होने के बाद भी जो नए मुख्यमंत्री है या नई कैबिनेट की जो चर्चा हो रही है उसको प्रभावी ढंग से घेर पाए। और उन स्थितियों में कि जब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर जैसा अनुभवी और कम बोलने वाला व्यक्ति होगा, तो ऐसे में कांग्रेस क्या वाकई आला कमान के निर्णय पर आश्रित रहेगी या फिर कोई एक स्वतंत्र राह अपनाएगी? अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।